सर्दियों की रात थी। घर के बाहर आग जल रही थी। गांव के कुछ लोग आग ताप रहे थे। हुक्का चल रहा था। उस दिन कुछ रिश्तेदार भी बाहर से आए हुए थे। हम बच्चे थोड़ी दूर खेल रहे थे, लेकिन कान पूरे उधर ही लगे हुए थे जहां बड़े लोग बातें कर रहे थे। तभी बाहर से आए एक रिश्तेदार ने हुक्के का कश लिया और पूछा, काका, ये बयाना वाले जिंदों की जो बातें लोग बताते हैं, उनमें कोई सच्चाई भी है या बस लोगों ने कहानी बना रखी है? बाबा कुछ देर आग की तरफ देखते रहे, फिर बोले, लोगों की सुनी सुनाई बात का तो पता नहीं, लेकिन एक अपनी बीती जरूर सुना सकता हूं। अब कितने साल हो गए ठीक ठीक तो याद नहीं, लेकिन कोई 10 साल पुरानी बात होगी। दिवाली का दिन था। अगले दिन खेत के काम के लिए बैलों की जरूरत थी, इसलिए मैं बयाना गया था बैल खरीदने। मोल भाव करते करते देर हो गई। जब बैल खरीद कर निकला तो रात हो चुकी थी। मैं बाजार से निकलने ही वाला था कि अचानक बाजार में हलचल सी हुई। कई बैलगाड़ियां आकर रुकी। उनमें से लंबे लंबे आदमी उतरे। सबने सफेद धोती कुर्ती पहन रखी थी। सिर पर बड़ी बड़ी पगड़ियां बंधी थी और कद काठी ऐसी कि दूर से ही अलग दिखाई दे। मैं खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। तभी एक पुराने जान पहचान के सेठ जी पास आए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले, जमींदार जी, रात हो रही है, बैल लेकर घर निकलो और उनकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दो। उन्हें ये सब ठीक नहीं लगता। ये वही है, बावड़ी वाले। इतना कहकर वो फिर अपने काम में लग गए। मैं समझ गया कि वो किसकी बात कर रहे हैं। उन लोगों की बातें पूरे इलाके में मशहूर थीं। हर दिवाली पर उनके आने की चर्चा होती थी, लेकिन उस दिन पहली बार मैं उन्हें अपनी आंखों से देख रहा था। मैंने बैलों की रस्सी संभाली और घर की तरफ चल दिया, लेकिन रास्ते भर सेठ जी की वही बात मन में घूमती रही। ये वही हैं, बावड़ी वाले। फिर याद आया कि उनकी जो पुरानी बावड़ी बताई जाती थी, वो भी इसी तरफ पड़ती थी। बस फिर मन में आया कि जितनी जल्दी हो सके घर पहुंच जाऊं। लेकिन अजीब बात बताऊं, जितनी जल्दी चलने की कोशिश करता, उतना ही मन घबराता जाता। ठंडी रात थी, लेकिन मुझे पसीना आ रहा था। मैं बैलों की रस्सी पकड़े चला जा रहा था और मन में बस एक ही बात थी, किसी तरह गांव पहुंच जाऊं। लेकिन शायद उस रात कुछ और ही होना लिखा था। मैं अभी उस पुरानी पुलिया तक पहुंचा ही था कि अचानक दोनों बैल रुक गए। मैंने रस्सी खींची, लेकिन दोनों एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। तभी दोनों जोर जोर से आवाज करने लगे। ऐसी आवाज जैसे बहुत डर गए हों, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से जकड़ लिया हो। दोनों पूरी तरह तड़प रहे थे। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। मैं दौड़कर उनके पास गया। पहले तो लगा शायद बेहोश हो गए हों, लेकिन जब ध्यान से देखा तो समझ आ गया, दोनों बैल मर चुकी थी। उनमें जान नहीं बची थी। मुझे उसी समय पुलिया वाले भूत की कहानियां याद आने लगी, जिन पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। सच कहूं, उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बार बार यही सोच रहा था कि अब घर कैसे जाऊंगा। घर वाले तो इंतजार कर रहे होंगे। आज तो घर में घुसने भी नहीं देंगे। दिवाली तो दूर की बात है। बस यही सब सोच सोच कर मैं वहीं बैठ गया। और सच कहूं, उस समय तो रोना ही आ गया था। तभी दूर से घंटियों की आवाज सुनाई थी। टन टन टन। आवाज लगातार मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। मैंने सिर उठाकर देखा और देखते ही मेरी हालत और खराब हो गई। हे राम, ये तो वही है। पहले बैल गए, अब ये भी आ गए। आज तो बड़ा बुरा फंस गया। धीरे धीरे उनकी एक बैलगाड़ी मेरे पास आकर रुकी। उनमें से एक आदमी सबसे आगे था। वो अपने साथियों से कड़क आवाज में कह रहा था, जल्दी चलो, जल्दी करो। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आने लगा। सच कहूं, उसे हंसते हुए अपनी तरफ आता देखकर मैं और डर गया। मन में यही चल रहा था, अब तो गया काम से। पहले बैल गए, अब मेरी बारी है। लेकिन जैसे ही वो मेरे पास पहुंचा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा था। आते ही बोला, जमींदार जी, राम राम, दिवाली की राम राम। मैं तो कुछ पल उसके चेहरे को ही देखता रह गया। फिर उसने बैलों की तरफ देखा और बोला, अरे इनको क्या हो गया? मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो हंसकर बोला, तुम्हें इतनी रात को यहां नहीं होना चाहिए था। ये पुलिया वाला बड़ा बदमाश है।
आते जाते लोगों को बहुत परेशान करता है। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, और तुम रो क्यों रहे हो जमींदार जी? दिवाली के दिन रोना अच्छा नहीं लगता। मैं चुप रहा। वो फिर बोला, घर जाने की चिंता है ना? सोच रहे हो बिना बैलों के घर कैसे जाओगे? ये सुनकर मैं एकदम चौंक गया, क्योंकि यही बात थोड़ी देर पहले मेरे मन में चल रही थी। मैंने उससे कही भी नहीं थी। फिर वो बोला, कोई बात नहीं, एक काम करो, मेरी बैलगाड़ी के बैल ले जाओ। पहले तो मुझे लगा मैं गलत सुन रहा हूं, लेकिन उसने सचमुच अपने बैल खुलवाने शुरू कर दिए। ले जाओ इन्हें, घर जाओ, अच्छे से दिवाली मनाओ। मैंने घबराते हुए पूछा, लेकिन आपके बैल चले गए तो आप कैसे जाओगे? वो हंस पड़ा। हमारी चिंता मत करो जमींदार जी, हम अपना इंतजाम कर लेंगे। फिर उसने अपने साथियों की तरफ देखा, और अगले ही पल जो मैंने देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। सच कहूं, अगर अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद कभी विश्वास भी ना करता। जिस आदमी ने मुझे अपने बैल दिए थे वो मेरी आंखों के सामने बदलने लगा, और कुछ ही पलों में वहां एक विशालकाय बैल खड़ा था। ऐसा बैल मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। सामान्य बैलों से कहीं बड़ा, चौड़ा सीना, मोटी गर्दन और शरीर ऐसा कि 2 बैलों का बल उसमें दिखाई दे। मैं डर के मारे एकदम पीछे हट गया। मेरे हाथ पैर फिर कांपने लगे। उधर उसके साथी ऐसे खड़े थे जैसे इसमें कोई अजीब बात ही ना हो। उन्होंने उस विशालकाय बैल को गाड़ी में जोत दिया, और वो अकेला ही पूरी बैलगाड़ी लेकर चल पड़ा। उसे देखकर मुझे पहली बार यकीन हुआ कि ये सचमुच बावड़ी वाले ही हैं। तभी उनके मुखिया ने मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, डरो मत जमींदार जी, हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। फिर उसने अपने साथ चल रहे एक आदमी को आवाज दी, तुम इनके साथ जाओ, इन्हें गांव की सीमा तक छोड़कर आना। फिर उसने अपनी बैलगाड़ी से कुछ पोटलियां निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो इसे भी रख लो, अब जाओ और अच्छे से दिवाली मनाओ। उधर उनका पूरा जत्था उस पगडंडी की तरफ मुड़ गया जो बावड़ी की ओर जाती थी, और मैं उनके एक आदमी के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। सच कहूं, मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। काफी देर हम दोनों चुपचाप चलते रहे। फिर उसने अचानक कहा, जमींदार जी, एक बीड़ी तो पिला दो। मैंने जेब से बीड़ी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। वो हंस पड़ा, अरे ऐसे नहीं, जोड़ कर दो। मैंने बीड़ी सुलगाकर उसके हाथ में दे दी। उसने लंबा कश लिया और धुआं धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। कुछ देर हम फिर चुपचाप चलते रहे। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, एक बात पूछूं? वो बोला, पूछो जमींदार जी। मैंने कहा, लोग जो बातें करते हैं क्या वो सच है? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सच और झूठ का क्या है जमींदार जी, लोग अपनी तरफ से बहुत कुछ जोड़ देते हैं। उसने बीड़ी का एक और कश लिया, फिर कुछ देर बाद बोला, इतना जरूर है, हम भी कभी तुम्हारी तरह घर जाने की जल्दी में थे। मैंने उसकी तरफ देखा, मतलब? वो हल्का सा मुस्कुराया। बारात लेकर निकले थे, घर से बहुत दूर आ गई थी, बस थोड़ा सा रास्ता और बचा था। इतना कहकर वो चुप हो गया। फिर गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन न घर पहुंच पाए ना ससुराल। उसकी आवाज पहली बार बदली हुई लगी, जैसे कोई बहुत पुराना दुख याद आ गया हो। मैं कुछ पल चुप रहा। फिर मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर क्या? कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जमींदार जी जो कभी खत्म नहीं होते। इतना कहकर उसने बात वहीं खत्म कर दी और फिर बीड़ी का कश लगाते हुए चुपचाप चलता रहा। थोड़ी देर बाद हम वहां पहुंच गए जहां से हमारे गांव के खेत शुरू होते थे। वो अचानक रुक गया। मैंने भी अपने कदम रोक लिए। उसने सामने अंधेरे में फैले खेतों की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। लो जमींदार जी, आपके गांव की सीमा आ गई। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। फिर वो बोला, अब यहां से आप आराम से चले जाओगी। मैंने हिम्मत करके पूछा, और आप? वो हल्का सा हंसा। मैं भी जाऊं, हमारी भी दिवाली है। फिर आसमान की तरफ देखकर बोला, तुम तो दिन में भी मना लोगी, हमें तो रात ही मिलती है। कुछ पल दोनों तरफ सन्नाटा रहा। ठंडी हवा चल रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी उदासी दिखाई दी, और फिर बोला,
जाओ जमींदार जी, तुम तो अपने घर पहुंच जाओगी। फिर कुछ पल रुककर मुस्कुराया। हमारी मंजिल तो बहुत पहले छूट गई थी। सच कहूं, उसकी ये बात मैं आज तक नहीं भूल पाया। उस समय तो मैं उसका मतलब भी पूरी तरह नहीं समझ पाया था, लेकिन उसके बोलने का ढंग, उसकी आवाज आज भी कानों में गूंजती है। फिर उसने मुझे राम राम की। अच्छा जमींदार जी, राम राम, और आगे से इतनी रात को इस रास्ते मत निकलना। मैंने भी कांपती आवाज में राम राम कह दी और फिर वो अंधेरे की तरफ मुड़कर चल दिया। मैं कुछ देर उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर बैलों की रस्सी पकड़ी। मैं मुश्किल से 50-60 कदम ही चला हूंगा कि अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई दी। टप 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 टप। घोड़े की टाप, पहले धीमी फिर तेज, इतनी तेज कि जैसे कोई घोड़ा पूरी रफ्तार से दौड़ रहा हो। मैंने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और दूर जाती हुई घोड़े की टापों की आवाज। टप 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 टप। फिर वो आवाज भी धीरे धीरे दूर होती गई और अचानक गायब हो गई। उस रात मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं बैलों को लेकर सीधे घर पहुंचा। घर वाले मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही सब बाहर निकल आए। किसी ने बैलों को देखा, किसी ने मेरे चेहरे को, और सब समझ गए कि कुछ न कुछ जरूर हुआ है। मैंने घर पहुंचते ही पूरी बात सुना दी। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर सबकी नजर उन पोटलियों पर गई जो वो लोग मुझे देकर गए थे। हम सब घर के अंदर गए। एक एक करके पोटलियां खोली। उनमें मिठाई भरी हुई थी, नई धोती कुर्ते रखे थे और एक लाल कपड़े की पोटली अलग बंधी हुई थी। जब उसे खोला गया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस लाल पोटली में चांदी के मुंडा रुपए भरे पड़े थे। गिनती की गई, एक बार, फिर दोबारा गिनती की गई, और जब गिनती पूरी हुई तो उसमें पूरे 409 मुंडा रुपए निकले। उस समय 409 मुंडा रुपए कोई छोटी बात नहीं थी। घर वाले भी हैरान थे और मैं भी। अगले दिन पूरे गांव में इसी बात की चर्चा थी। किसी ने कहा जमींदार को बावड़ी वाले मिले थे, किसी ने कहा दिवाली की रात फिर आए होंगे, और किसी ने कहा किस्मत वाला था जो सही सलामत लौट आया। इतना कहकर बाबा चुप हो गए। आग की लकड़ियां धीरे धीरे सुलग रही थीं। हुक्के का धुआं ठंडी हवा में ऊपर उठ रहा था। तभी बाहर से आए रिश्तेदार ने पूछा, काका, ये रुपयों वाली बात सच है क्या? बाबा कुछ बोलते उससे पहले ही पास बैठे बड़े भैया हंस पड़े। अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैंने खुद गिने थे वो रुपए, पूरे 409 मुंडा रुपए थे। आज भी वो गिनती नहीं भूला हूं। फिर हंसते हुए बोले, और एक बात तो माननी पड़ेगी, बैल बड़े जबरदस्त दिए थे उन्होंने। ऐसे बैल हमने कम ही देखे। कदकाठी भी उनकी बिल्कुल उन्हीं जैसी थी। दिन भर खेत में काम करते रहते थे और थकती ही नहीं थी। ये सुनकर बाबा भी मुस्कुरा दिए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। आग जल रही थी, हुक्का चल रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और मैं, जो उस समय कोने में बैठा ये सब सुन रहा था, आज भी कभी कभी सोचता हूं, उस दिवाली की रात बयाना की उस पुरानी बावड़ी में रहने वाले वो लोग आखिर थे कौन?